तब इसी तरह आ जाइए, जो ऊष्मा की सूर्य की किरणों की वजह से ऊष्मा का जो भार है उसकी वजह से ये क्षेत्र का कटिबंध का नाम क्या रख दिया, शीतोष्ण कटिबंध। मतलब क्या आता है, टेम्परेट जोन। टेम्परेट मतलब एक प्रकार का मॉडरेट, मतलब एकदम कम भी नहीं और एकदम ज़्यादा भी नहीं। जैसे कि हम कई बार ऐसी सीजनों का अनुभव करते हैं कि जहाँ पे कई बार गर्मी बहुत ज़्यादा भी नहीं होती और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ठंडी भी नहीं लगती। तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंध। अब ये हमें पृथ्वी के ऊपर जो हमने काल्पनिक रेखाएं खींची है उसके अंतर्गत कहाँ देखने को मिलता है, तो हमने जो इक्वेटर थी, पृथ्वी के दो मध्य भागों को, पृथ्वी को दो भागों से बांट देती है, ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हम देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें शीतोष्ण कटिबंध कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय के अंदर तो हमें देखने को मिला नॉर्दर्न एंड दोनों को मिलाकर जो बीच का क्षेत्र है उसको ही हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें क्या देखने को मिलता है, बिटवीन लाइन ऑफ कैंसर एंड लाइन ऑफ आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल मतलब कर्कवृत्त एवं आर्कटिक वृत्त के मध्य हमें जो क्षेत्र देखने को मिलता है उसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। इसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर समझा तो मैं आपको दूंगा तो उसके ऊपर से आपको समझ आ जाएगा। मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त मतलब लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड सर्किल ऑफ एंटार्कटिक मतलब एंटार्कटिक सर्कल, उसके मध्य का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। अब उसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, क्या मान लीजिए ये हमारी कैंसर, ये मैंने दूसरी एक खींच दी 66.5 पे, आप लोग जानते ही है। ये पृथ्वी का झुकाव, मैंने आपको क्या कहा था, लंबवत किरणें कहाँ तक पड़ती है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न इज द लास्ट पॉइंट ऑफ जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। अब यहाँ क्या करना है, बस खुद नहीं, लंबवत नहीं पड़ती, क्षैतिज पड़ती है, इतनी भी क्षैतिज नहीं, बस क्षैतिज शुरू 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 यहाँ पे अब जो क्षितिज होने की शुरुआत है, लंबवत नहीं पड़ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरी क्षैतिज है। मान लो कि मैंने आपको बोल दिया कि आपके ऊपर मैं कुछ चीज़ गिराऊंगा लेकिन सर के ऊपर नहीं, सर के बाजू में, ठीक है। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ से निकलेगी, आएगी तो ऐसे आएगी ना। मान लीजिए कि सूर्य की किरण है, ये सीधी आ रही थी, अब उसको क्षैतिज होना है तो ऐसा तो होगा नहीं डायरेक्ट ऐसे हो जाएगी, नहीं, ये आएगी ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसा। पृथ्वी के झुकाव के वजह से वो हमेशा सीधी रहती है, पृथ्वी का झुकाव ऐसा है, पृथ्वी का झुकाव देख लो, सीधी तो यहाँ तक ही आएगी लेकिन यहाँ से ऐसे क्षैतिज हो जाएगी। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे जो ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है, ऊष्मा ऊर्जा, तो क्या होगी, उष्ण कटिबंधीय के मुकाबले हमें कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो पृथ्वी का तापमान है उष्ण कटिबंधीय के मुकाबले हमें यहाँ पे कम देखने को मिलता है। और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के मध्य हमें देखने को मिलता है। कौन सा, टेम्परेट जोन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शीतोष्ण कटिबंध। इसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में भी दो मध्य भागों में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दो देता लो, ये हो गए हमारे पृथ्वी के अंतर्गत 66.5 आउट। अंटार्कटिक वृत्त और कैप्रिकॉर्न के मध्य का क्षेत्र में क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ पे ऊर्जा की मात्रा कैसी होगी, उष्मा ऊर्जा की मात्रा उष्ण कटिबंधीय के मुकाबले हमें यहाँ पे कम देखने को मिलती है। अभी जो हमारा छेल्ला बचा है दोस्तों उसको बोलते हैं शीत कटिबंध। यहाँ पे आप फ्रिजिड जोन, इसके नाम पे ही समझ गए होंगे। यहाँ का क्षेत्र दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। यूँ कह सकते हैं हम, यूँ अगर कहना चाहे तो यहाँ पे उष्मा ऊर्जा की जो मात्रा है ये दोनों के मुकाबले, एक शीतोष्ण कटिबंध और यहाँ पे जो हमें जो लिखा था उष्ण कटिबंध, ये दोनों के मुकाबले हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा उसका लेवल कम होता है। अब मान लो कि एक पानी है, ठीक है, पानी को हम उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में जाकर एक एक बूंद रख देते हैं। अब आप खुद बोलो, यहाँ पे उष्मा ऊर्जा ज़्यादा है, यहाँ पे मॉडरेट है मतलब कुछ ज़्यादा संतुलित है, और यहाँ पे शीत कटिबंध, यहाँ उष्मा ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा कम है। आप खुद बोलो कि उष्मा जो पानी की जो पदार्थ है उसका क्या बोलते हैं, उसमें जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था हमें कौन से क्षेत्र में कौन सी देखने को मिलेगी। आप लोग कहोगे उष्ण कटिबंध में हमेशा उष्मा की ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं कि प्राणी की जो बूंद होगी, हमने जो वहाँ पे रख के आए थे, मान लो हम वहाँ पे रख के आ चुके हैं, तो आप वापस जाओगे तो आपको कौन सी अवस्था देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली बोलोगे सर वहाँ पे पानी बचा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उष्मा का प्रभाव ज़्यादा था, तो उस वजह से जो पानी की बूंद थी सर यहाँ पे
अब यहाँ पे रख के आ गए। अब यहाँ पे वापस हमने जाके देखा, चलो हम जाके देख के आएगा हमारी जो रख के आए थे पानी की बूंद उसका क्या हुआ। सर वो तो उड़ गई, उसका भाप में कन्वर्ट हो गई, गैस में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि 100 अंश सेल्सियस के बाद जो पानी की अवस्था है वो घन से वायु में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा ज़्यादा थी, इस वजह से कन्वर्ट। फिर शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन में क्या देखने को मिलेगा? संतुलित अवस्था देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कहेंगे कि हम मान लीजिए कि लंदन है, लंदन वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। अब वहाँ हम रख के आए तो वापिस भी हम जाएंगे तो उसकी अवस्था हमें देखने को मिलेगी लिक्विड अवस्था में, पानी की बूंद हमें ऐसी की ऐसी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे शीत कटिबंध, यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा लो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो पानी की बूंद होगी वो सॉलिड अवस्था में यानी बर्फ की अवस्था में हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऊष्मा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है। इसीलिए आप वहाँ पे देखते भी होंगे जो हमें जो क्षेत्र ग्रीनलैंड वगैरह जो दिखाया जाता है उसका नाम ही ग्रीनलैंड है, लेकिन वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? बर्फ़ वगैरह देखने को मिल जाती है। आप वहाँ पे देखो कि सूर्य की किरण जैसे ये झुकाव है, ठीक है, क्यों देखने को मिलता है ऊष्मा ऊर्जा का? ये मैं आपको बता देता हूँ। जब हम पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। ये लंबवत आ रही थी, लंबवत कैप्रिकॉर्न और कैंसर तक की पड़ती है। अब उसके ऊपर जाओगे तो यहाँ एकदम तो नहीं होगी, जैसे मैंने आपको समझाया ये ऊपर से आ रही है, एकदम तो ऐसे बोल नहीं जाएगी। लेकिन शीतो टेम्परेट जोन में धीमे 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 तो यहाँ पे धीमे धीमे ऊपर जा रही है। अब यहाँ एक क्षेत्र ऐसा आता है कि वहाँ सूर्य की किरण दिख ही नहीं रही है, ऐसे सामने से होकर जा रही है। जैसे हम देखते हैं सूरज हमारा ऊपर से होकर जाता है, तो यहाँ पे अब मान लो कि यहाँ पे खड़ो और सूरज यहाँ आ गए तो आप लोग क्या देखोगे? सूरज आपके सर के ऊपर है? नहीं, सूरज तो यहाँ है। तो आप क्या देखोगे? सूरज हमारे जो सूर्य की किरण है वो हमारे सामने से होकर चली जा रही है। तो सूर्य की किरणें कभी सर के ऊपर नहीं आएगी, लंबवत कभी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए जो यहाँ का क्षेत्र है यहाँ पे सूर्य की किरणें ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और जो उसका क्षेत्र हमें नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? पहला हमें देखने को मिलता है आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य। ये हमने जो खींची थी 66.5 अंश ये, और ये ऊपर हमें जो देखने को मिलता है नॉर्थ पोल मैंने बनाया हुआ है, नॉर्थ पोल के ऊपर ये जो मध्य का क्षेत्र है आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य का जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? शीत कटिबंध यानी फ्रिजिड जोन। उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत बोलेंगे और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य का जो क्षेत्र है दोस्तों उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रिजिड जोन। यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है। इसके वजह से हमें पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये दोस्तों हम जब पढ़ेंगे आगे तो उसके द्वारा आप समझ जाओगे। आप ऐसे नॉर्मल तो आप समझ ही गए होगे कि मान लीजिए फ्रीज है, ठीक है, अब फ्रीज के अंदर एक फ्रीजर नाम का ऑप्शन आता है। फ्रीजर के अंदर आप जब रखोगे तो उसका माइनस जो उसका सेल्सियस है उसका तापमान है वो बहुत ही कम होता है। अब वहाँ पे जाकर कोई वनस्पति आप उगाने जाओगे, ठीक है, वनस्पति कोई उगाने गए आप, वहाँ पे रख दिया पौधा, जैसा कि उसको उगने दिया, क्या उगेगी? नहीं, वो माइनस टेम्परेचर की वजह से उसको जो टेम्परेचर चाहिए वो प्रोवाइड ही नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमें फ्लोरा और फोना भी देखने को इतना ज़्यादा विविधता देखने को नहीं मिलती है। उसका जो प्रभाव होता है हम नेक्स्ट वीडियो जैसे आगे बढ़ेगी मैं आपको समझाता जाऊँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था अक्षांशों के मध्य क्षेत्र, हमने उष्णकटिबंध भी देख लिया, शीतोष्ण कटिबंध भी देख लिया और शीत कटिबंध भी देख लिया। अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ, उसके वजह से मौसम, ये तो आपने देख लिया, ठीक है। ऊष्मा का क्षेत्र, ऊष्मा का प्रभाव, हमें ऊष्मा ऊर्जा कितनी कहाँ पर कैसे मिल रही है इसके द्वारा हमने समझ लिया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी गतियाँ और इसके झुकाव एवं गति, परिभ्रमण और परिक्रमण के वजह से पृथ्वी के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, हमें उसको भी देखना है। हम प्रैक्टिकल के जरिए ही देखेंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारी जो वीडियो बहुत से बहुत लोगों तक पहुंचाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए और हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल रहे हैं। इसके लिए वीडियो को ज़रूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर ये टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई तकलीफ आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से कॉमेंट कर देना। मैं आई होप मैं आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन देने का भी ट्राई करूँगा। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।